अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एमडी कैट और ई कैट की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अपने ई कैट और एमडी कैट के तीसरे केमिस्ट्री के लेक्चर को समझेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा चैप्टर बेस करता है थ्योरीज के ऊपर, उन थ्योरी के ऊपर जो बेस करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर, जो एक्सप्लेन करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग को, और साथ ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम समझें। सो हमारे इस चैप्टर के कुछ अहम टॉपिक हैं जिनको प्रिपेयर करना, जिनको समझना, क्लियरली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अपनी एमडी कैट और ई कैट की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग थ्योरी जिसमें हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को समझेंगे। इसके अलावा डाइपोल मूवमेंट, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ये वो तमाम टॉपिक है स्टूडेंट जिसे समझना, अंडरस्टैंड करना, डीपली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम वन बाय वन अपने सारे टॉपिक को इन डिटेल समझते हैं। सो आप जल्दी से इस टॉपिक के नाम लिख लें ताकि आगे नोट्स प्रिपेयर करने में आपको आसानी हो। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। सो इस पूरी थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं वैलेंस शेल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा वैलेंस शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो कितने हद तक रिपल्जन करेंगे यानी रिपल होंगे टू ईच अदर। इस कंप्लीट थ्योरी में हमें ये चीज समझाई जाती है, ये बताया जाता है कि हम इसके जरिए किस तरह ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल के कॉमन शेप निकल कर आते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। क्योंकि इसमें हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का शेल है स्टूडेंट, उसमें क्या हो रही है, रिपल्जन हो रही है, सही है। सो इस रिपल्जन कॉन्सेप्ट की मदद से हमें जो है ना इजीली मॉलिक्यूल के कुछ कॉमन शेप को समझने में मदद मिलती है, सही। अब इस थ्योरी का की कॉन्सेप्ट क्या है हम ये समझते हैं। सो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सो हमारे पास सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन हो रही है उसकी मदद से हम डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है। दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी कि हमारे पास स्टूडेंट जो सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम के और हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके दरमियान जो रिपल्जन हो रही है, यानी वो दोनों जो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इसकी मदद से हम इजीली डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। यही हमारा की कॉन्सेप्ट है वेस्पर थ्योरी का, सही। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझें, सो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल ईच अदर अरेंजिंग देमसेल्फ एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। अब ये जो रिपल्जन हो रही है ये क्यों हो रही है, सवाल ये बनता है कि रिपल्जन तो हमें मदद करेगी डिटरमाइन करने में शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, बट ये रिपल्जन हो क्यों रही है इलेक्ट्रॉन पेयर और सेंट्रल एटम के दरमियान। सो ये इसलिए हो रही है ताकि ये अरेंजिंग कर सके देमसेल्फ, एक दूसरे को अरेंज कर लें जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर्स का जिक्र है जिसमें शेयर किया जाएगा बिटवीन एटम इन्फ्लुएंस द शेप। बॉन्डिंग पेयर में बेसिकली हम क्या करते हैं, एटम को शेयर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं, सही। शेयर करके हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, सही है। लोन पेयर में क्या होता है, अनशेयर्ड हो रहा होता है, यानी वो शेयर नहीं होता। लोन पेयर में अनशेयर होता है, मोर रिपल्जन देन बॉन्डिंग पेयर। रिपल्जन कितनी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सो हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास शेप को, यानी जो मॉलिक्यूल का शेप है उसको डिटरमाइन किया जाएगा रिपल्जन को देखते हुए, ठीक है। किसकी रिपल्जन को, इलेक्ट्रॉन पेयर की, साथ ही सेंट्रल एटम की। एक्सप्लेनेशन को समझें तो यहाँ पर रिपल्जन हो क्यों रही है इन दोनों के दरमियान, इसलिए ताकि ये अरेंज कर सकें, ठीक है, अपनी जो इन्होंने बॉन्डिंग बनाई है, सही है, उसको अरेंजमेंट को अरेंज कर सकें प्रॉपर्ली, सही है। इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकेंगे अपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। सो यहाँ पर कुछ कॉमन शेप बता
शेप है लीनियर 180 डिग्री। ये हमारे पास जो पहला शेप है लीनियर शेप, इसमें दो बॉन्डिंग पेयर होंगे, ठीक है। सो जब हमारे पास दो बॉन्डिंग पेयर होंगे सो वो बनाएगा लीनियर शेप, सही है। सो बॉन्ड पेयर को देखते हुए हम शेप बता पा रहे हैं ना, तो ये हमारे पास थ्योरी कहलाती है वेस्पर थ्योरी, यानी बॉन्ड पेयर को देख के कि कितना हमारे पास रिपल्जन हो रही है उसको देखकर मॉलिक्यूल के शेप को बताना, सही। तो पहला ही लीनियर 180 जिसमें दो बॉन्डिंग पेयर्स होंगे। एग्जांपल दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एग्जांपल याद रखेंगे तो एमसीक्यूज में भी हेल्प होगी, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको याद रहेगा कि कौन से मॉलिक्यूल का शेप बन रहा है, कौन सा कॉमन शेप है, सही है। तो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर की एग्जांपल। दूसरा शेप है ट्राइगोनल प्लैनर 120 डिग्री, ये थ्री बॉन्डिंग पेयर्स है, यानी तीन बॉन्डिंग पेयर है। एग्जांपल है BF3 मॉलिक्यूल, सही है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो कॉमन शेप है दैट इज टेट्राहाइड्रल, ये 109.5, ठीक है, 109.5 डिग्री होगा। ये फोर बॉन्डिंग पेयर है जैसे मीथेन गैस, सही है, CH4। सो मीथेन गैस जो हमारे पास बॉन्डिंग बनाते हैं वो फोर बॉन्डिंग, यानी इसका जो वैलेंस शेल होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सो हमें इस थ्योरी की मदद से वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्जन है उसकी मदद से हम बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बता पा रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसका जो है ना वो वैलेंस शेल देखा, हमने देखा कि ये फोर बॉन्डिंग पेयर बना रहे। सो इसका जो हमारे पास कॉमन शेप होगा वो कौन सा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा, सही। उसके बाद हमारे पास है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये जो हमारे पास शेप है ये 90 डिग्री में बनाता है और 120 डिग्री में बनाता है, सही है। जो हमारा इसका शेप है कॉमन शेप, ये 5 बॉन्डिंग पेयर्स होता है जैसे PCl5 मॉलिक्यूल, सही है। सो ये हमारे पास 5 बॉन्डिंग पेयर है, यानी जब कोई एटम या इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बॉन्डिंग बनाएगा तो वो इस तरीके का शेप बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है ऑक्टाहाइड्रल 90 डिग्री, ये 6 बॉन्डिंग पेयर है, यानी 6 बॉन्डिंग पेयर बनेगी, रिपल्जन होगी, तो फिर हमारे पास ये शेप आएगा। एग्जांपल दी गई है SF6 की, सही है। तो जो वेस्पर थ्योरी है इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जस्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने में, बताने में आसानी हो जाए, सही है। अगर आपसे सवाल लॉजिकल रीजनिंग में पूछ लिया जाए कि वेस्पर थ्योरी जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सही है। यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मतलब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दी रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। सो जब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी मालूम करना हो, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मालूम करना हो, सो ये थ्योरी हमें काफी हेल्प करेगी, सही। किस तरीके से, हम इसकी वैलेंस शेल को देख के, इसके रिपल्जन को देख के कि एक दूसरे के दरमियान कितना ये रिपल कर रहा है, इसकी मदद से हम क्या बता पाएंगे, ना सिर्फ मॉलिक्यूल का शेप बता पाएंगे बल्कि हम उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता पाएंगे। सो ये फायदा है हमारे पास इस थ्योरी का, सही है। सो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी हमारे पास वो हमने डिस्कस की हैं। इसी से रेलेवेंट लॉजिकल रीजनिंग और एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए बुक को जरूर रीड करना है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड और थर्ड टॉपिक को। सो हमारा सेकंड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। सो हाइब्रिडाइजेशन का की कॉन्सेप्ट एज सिमिलर है हमारे पास वेस्पर थ्योरी का, बस इसमें फर्क जो है ना वो थोड़ी बहुत चीजों का है जो कि कंप्लीटली डिफाइन करेगा आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है। किस तरीके से, देखो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। सो आप जो है ना हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल को बता सकोगे, उसकी कंप्लीट ज्योमेट्री डिस्कस कर सकोगे, डिटरमाइन कर सकोगे, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल की मदद से शेप बताना या बॉन्ड बताना, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी में कि हमें जब ये मालूम होगा कि 2 बॉन्डिंग पेयर है, 3 बॉन्डिंग पेयर है या 4 बॉन्डिंग पेयर है, तो हम इजीली सम कॉमन शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बता पाएंगे, सही। इस तरीके से अगर हम बॉन्ड को मालूम करना हो, ठीक है, या कॉमन शेप को मालूम करना हो, तो उसके लिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मालूम करके, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बताएंगे
डिटरमाइन कर सकेंगे बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि किस तरीके का बॉन्ड है। सो ऑब्वियसली जब आपको बॉन्ड समझ आएगा, जैसे ये CH4 है, सही है, ये मीथेन है, या हमारे पास BF3 है या PCl5 है, तो फिर आप इजीली उसका शेप भी बता पाओगे और बॉन्डिंग पेयर भी बता पाओगे, सही। सो हाइब्रिड्स ऑर्बिटल्स की मदद से हम क्या बताएंगे, बॉन्ड्स बताएंगे, मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, ठीक है। और जो वेस्पर थ्योरी थी उसकी मदद से हम क्या बता पाएंगे, कॉमन शेप को। सो आप दोनों थ्योरी को और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉन्ड के जो शेप्स हैं, मॉलिक्यूल के जो शेप है उनको, और मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। सो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको MCQs अटेम्प्ट करने में हेल्प हो, सही। सो हमारे पास स्टूडेंट, हमें ये तो समझ आ गया कि ये हाइब्रिड जो हमारे पास ऑर्बिटल है किसको बताएगा, ये डिटरमाइन कराएगा बॉन्ड को जो कि मॉलिक्यूल में है, सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp जो हमारे पास बॉन्ड है ये बताएगा लीनियर शेप को, सही। तो लीनियर शेप जो हमने डिस्कस किया था कि 2 बॉन्डिंग पेयर्स था, यानी 180 बॉन्ड एंगल बनेगा, ठीक है। और एग्जांपल इसकी है BeCl2, सही है। यानी BeCl मॉलिक्यूल जो है इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल जो कि बनाएगा लीनियर शेप, सही है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा अगर हम sp2 की बात करें तो ये बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप 120 बॉन्ड एंगल, यानी BF3। इसके बाद है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी टेट्राहाइड्रल शेप 109.5 बॉन्ड एंगल, यानी मीथेन गैस, जिसमें हमारे पास 4 वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लास्ट हमारे पास है sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमारे पास बनेगा ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और साथ ही ऑक्टाहाइड्रल शेप, सही। ये दोनों हमारे पास रिस्पेक्टिवली शेप बनेंगे, सही है, sp3d और sp3d2। ये आपने याद रखना है ताकि आपको MCQ और लॉजिकल रीजनिंग में हेल्प हो शेप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर बॉन्ड इन मॉलिक्यूल को बताने के लिए। सो ये हमारे पास, अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन से हमने क्या ऑब्जर्व किया। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल, इसकी मदद से हम बॉन्ड एंगल को समझ पा रहे हैं, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मोर स्टेबल बॉन्ड्स देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यानी जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके बनिस्बत जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के हमारे पास बॉन्ड है या हमारे पास एंगल है, उनके मदद से इजीली हम इनके एंगल को, इनके बॉन्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है, और स्टेबल बॉन्ड होंगे एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बनिस्बत जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे और स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, सही। सो हमारे पास सेकंड टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड हमारा जो हेडिंग है, थर्ड टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी बुक में MOT करके हेडिंग है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस थ्योरी में हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, की कॉन्सेप्ट हम इसे समझते हैं। सो जो हमारे पास MOT का जो की कॉन्सेप्ट है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे पास किस तरीके से फॉर्मेट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे डिस्क्राइब किया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है। सो अगर आपसे वन वर्ड पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या चीज डिस्क्राइब की जा रही है, क्या की कॉन्सेप्ट है, सो हम यहाँ पर समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, फॉर्मेशन को। किसकी फॉर्मेशन को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्मेशन किया जा रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल से। सो इसी चीज को हम कंप्लीट डिस्क्राइब करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, सही। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग एंड अदर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, यानी बॉन्डिंग का बाकी एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, साथ ही ये भी एक्सप्लेन किया जाता है इस थ्योरी में। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमारे पास डिस्क्राइब किया जा रहा है फॉर्मेशन को, ठीक है,
जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल के जरिए इसको पहले डिस्क्राइब किया जा रहा है, साथ ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के दरमियान क्या इंटरेक्शन है। सो हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और इसके बॉन्डिंग को और एंटी बॉन्डिंग को समझते हैं। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन की, वेरी फर्स्ट जो हमारे पास बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये फॉर्म्ड होती है बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत लोअर है। तो ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में हेल्प करेगी। सबसे पहले जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी बहुत लोअर है, कम है, साथ ही ये स्टेबलाइज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर हम बात करें अदर हैंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये फॉर्म्ड होता है बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हायर एनर्जी डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। एक तो ये हायर एनर्जी में होता है, दूसरा डिस्टेबलाइज यानी कि स्टेबलाइज नहीं होगा, डिस्टेबलाइज होगा, सही है ना। साथ में हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर का। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके जरिए हम बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करेंगे, सही है। इसको कैलकुलेट किया जाएगा इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में होंगे, सही। तो ये हमारे पास था कंप्लीट कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का। साथ में यहाँ लिखा है अ हायर बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, हायर बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो वो जाहिर करेगा, इंडिकेट मतलब जाहिर करेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को, कि यानी कि जो आपका बॉन्ड है किसी भी एलिमेंट्स के दरमियान या मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर हायर है, विच इंडिकेट कि हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, सही है ना। उसके बाद लिखा है एग्जांपल के तौर पे, जैसे O2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बॉन्ड उसका है ऑर्डर ऑफ 2, एक्सप्लेन इट्स डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड इसका एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, सही है। सो नेचर बता पाएंगे हम, और कितना स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड ये बता पाएंगे हम बॉन्ड ऑर्डर की मदद से, सही। तो हमारे पास दो की कॉन्सेप्ट है, पहला हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आप डिटरमाइन कर सकोगे ज्योमेट्रिकल बॉन्ड को मॉलिक्यूल के अंदर, कि मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो बॉन्ड को मालूम करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन से, सही। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ये डिस्क्राइब करती है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल किस तरह होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जरिए, साथ ही एक्सप्लेन करेगा किसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन को, सही। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो होगा ये हमारे पास बनेगा किसके साथ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, जिसकी एनर्जी बहुत लो होगी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है ये हाई एनर्जी पे होगा, सही, और हमारे पास ये डिसकंस्ट्रक्टिव होगा, यानी ये बिल्कुल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा एक दूसरे से। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, सो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और इंडिकेट करेंगे कि बॉन्ड कितनी हद तक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, साथ ही हाइब्रिडाइजेशन का। सो इसमें जस्ट कुछ की कॉन्सेप्ट है जो कि लॉजिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के लिए आपने सारा टॉपिक रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने फर्दर टॉपिक को। सो हमारा फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पोलैरिटी को, समझेंगे कि हमारे पास वो कौन से मॉलिक्यूल है जो पोलर नेचर है, कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और इनको इस कॉन्सेप्ट को समझने का फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो स्टूडेंट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का जो की कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में मिलता है दैट इज पोलैरिटी इज डिटरमाइंड बाय द मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी को मालूम किया जाएगा मॉलिक्यूल्स के जरिए, यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूल शेप है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके की चार्ज इन्फ्लुएंसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, सही। सो हम
हमारे पास जो पोलैरिटी है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। सो वो मॉलिक्यूल्स के शेप को डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस तरीके से, उनके चार्ज में और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब चार्ज तो समझ आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके की, फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये उस जो हमारे पास पोलर नेचर या नॉन पोलर नेचर मॉलिक्यूल है उसको डिटरमाइन करेगा, सही। उसके बारे में हमें फर्दर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी को बताएगा, सही। अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले, एक्सप्लेनेशन समझे, सो हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल है, एक पोलर नेचर है और एक नॉन पोलर है, ठीक है। हम बात कर रहे थे पोलैरिटी की ना, सही है, कि पोलैरिटी जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी, डिटरमाइन करेगी मॉलिक्यूल के शेप को। सो सबसे पहले हमारी एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट, पोलर मॉलिक्यूल। सो पोलर मॉलिक्यूल हैव अ नेट डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है वाटर की। सो आपको पता है कि वाटर एक डाइपोल नेचर का यानी पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है, सही है। सो वाटर जो है वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, वो पोलर नेचर है। अगर डिसॉल्व हो भी जाता है तो लाइक वाले यानी लाइक डिसलाइक जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, यानी पोलर नेचर के साथ नॉन पोलर के साथ। सो इस तरीके से वो अपनी कंपैटिबिलिटी बनाएगा, सही है। सो बेस्ट एग्जांपल पोलर नेचर में हमारे पास आता है वाटर मॉलिक्यूल, राइट। और अगर हम बात करें नॉन पोलर की, सो ये सिस्टमैटिकली शेप का है, यानी कि इसके जो शेप होते हैं ये आउट डाइपोल होता है, आउट डाइपोल मूवमेंट का होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। सो अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इनका फायदा क्या है इस पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये डिटरमाइन करेंगे हाउ मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद ईच अदर, कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट होंगे। सो इसकी इंटरैक्शन को इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरी चीज विद सॉल्वेंट, पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन वाटर, कि हमारे पास पोलर जो है वो डिसॉल्व होंगे वाटर में, लाइक और डिसलाइक वाला। अगर पोलर है तो फिर वो वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि पोलर जो है हमारे पास वाटर पोलर नेचर है, सही है। सो कोई भी जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर वो नॉन पोलर होगा तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये हमें हेल्प करेगा कि हम फाइंड आउट कर सकें मॉलिक्यूल के शेप को किस तरीके से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से, कि चार्ज या जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है या जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्युबल है या नहीं है, डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकेंगे मॉलिक्यूल्स के शेप को, सही है। साथ में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया पोलर मॉलिक्यूल का और नॉन पोलर का। सो पोलर की एग्जांपल में बेस्ट है हमारे पास वाटर और नॉन पोलर में कार्बन डाइऑक्साइड, सही। सो ये हमारे पास चौथा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा डिटेल नहीं है, बस शॉर्ट कॉन्सेप्ट है ताकि लॉजिकल रीजनिंग आ सके और एमसीक्यूज अटेम्प्ट किया जा सके, सही। सो मेन जो कॉन्सेप्ट है हम उसको लेके चलेंगे। सो उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ हेडिंग है, जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, दैट इज बॉन्डिंग थ्योरीज। सो दो बॉन्ड आपको बताई गई है, दो थ्योरी दी गई है, एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरी है पाई बॉन्ड, सही है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और लॉजिकल रीजनिंग एमसीक्यूज इस टॉपिक से आ सकते हैं, सही। अच्छा, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड एज सिग्मा और पाई बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी दोनों में से एक पे, जो कि बेस करता है ऑन द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि कौन कितना ज्यादा ओवरलैप है एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर, इस चीज के ऊपर हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड बेस्ड करता है, सही। नाउ एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बढ़े, सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो ये फॉर्म्ड होगा बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ये हेड से जो है वो ओवरलैपिंग करेगा ऑर्बिटल्स के साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगी, जैसे कि बॉन्ड इन हाइड्रोजन, सही है। एग्जांपल आपके पास दिए बॉन्ड इन हाइड्रोजन। सो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल्स के साथ हेड से, ठीक है, हेड टू। अब हेड से वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एंड अदर हैंड अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल करेगा, पाई बॉन्ड की बात करें
तो ये फॉर्म्ड होता है बाय साइडवेज, ठीक है। ये हमारे पास हेड था, हेड ऑन, और ये था साइडवेज, यानी साइड से ओवरलैप करेगा टू पी ऑर्बिटल। सो पी ऑर्बिटल के साइड ये साइड से जो है ना वो ओवरलैप करेगा। ये फाउंड होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, जबकि सिग्मा सिंगल बॉन्ड में था। एग्जाम्पल है द डबल बॉन्ड ऑफ C2H4। C2H4 डबल बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास, ये एग्जाम्पल है पाई बॉन्ड की, और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बन रही है, ये है सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ओवरलैप होंगे, बट इनकी पोजीशन का फर्क है और इनके बॉन्ड का फर्क है कि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बना रहा है। सो ये कुछ चीजें डिफरेंशिएट करेंगी, सही। लेकिन साथ ही में हमें क्या बताएंगी, क्लासिफाई करेंगे, किसको क्लासिफाई करेंगे, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को, सही है, बेस्ड करेंगे इसके ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिटरमाइन करेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ को, रिएक्टिविटी को, और सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। तो पहली चीज हमें ये पता चलेगी इससे कि ये कितनी स्ट्रेंथ रखता है रिएक्टिविटी की, ठीक है। तो इस बॉन्ड के जरिए हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कितना ज्यादा हमारा एलिमेंट या मॉलिक्यूल रिएक्टिव है, सही है। सो रिएक्टिविटी के जरिए हम ये जो है इसकी स्ट्रेंथ के जरिए रिएक्टिविटी का पता लगाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट हमें एक और चीज बताई गई है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, यानी स्टेबल ज्यादा होता है पाई बॉन्ड के बनिस्बत, सही। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन थी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की और सिग्मा और पाई बॉन्ड की, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम अपने अनदर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने फर्दर लास्ट 2 हेडिंग को डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारे पास सेकंड लास्ट हेडिंग है डाइपोल मूवमेंट। सो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट का जो की कॉन्सेप्ट दिया गया है, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मेजर करेगी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को। हमने थोड़ी देर पहले जो टॉपिक समझा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नेचर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर है, ताकि हम मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, उनके बॉन्ड को, उनकी शेप को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर सकें। अब उस पोलैरिटी को मेजर किया जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी से, जिसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, सही। हमारे पास जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेजर करेगी पोलैरिटी को। किस तरीके से, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेशन क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, डिफरेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो मॉलिक्यूल है, उसका चार्ज, और डिफरेंस क्या है, उसके डिस्टेंस ऑफ चार्ज से, ठीक है। डिस्टेंस उसके दरमियान क्या है और डिफरेंस क्या है, इन दोनों को देखते हुए मेजर किया जाएगा हमारे पास पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को, सही। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें, इसके फायदे को देखें, मॉलिक्यूल विद अ डाइपोल मोमेंटम, पोलर मॉलिक्यूल, यानी जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, इनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और साथ ही हायर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि लिखा है सच एज हायर बॉइलिंग पॉइंट। आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताई गई है इसकी। इसको हम आसान तरीके से समझते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वाटर को, ठीक है। जो हमारे पास स्टूडेंट वाटर है, वो एक पोलर नेचर है, ठीक है, उसे हम डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे पास वो तमाम मॉलिक्यूल जो पोलर नेचर हैं, उनके पास 2 डिफरेंट चार्ज होते हैं, 2 मुख्तलिफ चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह कर जो इंटरेक्शन बन रहा होता है, जो अट्रैक्शन बन रही होती है, उसको हम डाइपोल का नाम देते हैं, कि भाई इनके पास 2 डिफरेंट चार्ज हैं, डिफरेंट आयंस हैं। वो हमारे पास क्या होता है, डाइपोल होता है। हमारे पास डाइपोल मोमेंटम क्या है, डाइपोल मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि पोलैरिटी को, हमारे पास जो मॉलिक्यूल की पोलर नेचर है, उसको क्या करेगी, मेजर करेगी, सही। हमारे पास जितने भी पोलर नेचर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो डाइपोल मोमेंटम रखते हैं, उनका अपना डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे वाटर एक पोलर नेचर है, सही, वाटर एक डाइपोल बनाता है, वो पोलर नेचर है। वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि उसको ज्यादा हीट की जरूरत होती है बॉयल होने के लिए, ठीक है, हाई हीट वेपराइजेशन हमने पढ़ा था, ज्यादा हीट लग रही है। ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके पास अपना पोलर नेचर है, अपना
डायपोल है उनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आएंगी और उनकी पोलैरिटी को, उनके पोलर नेचर को मेजर किया जाएगा इसे डायपोल मोमेंटम से। सही ना? इसके साथ ही अगर हम इसकी एग्जांपल एक दिए उसको भी समझते हैं। जैसे HCl हैज अ डायपोल मोमेंट, HCl के पास डायपोल मोमेंट है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से, ठीक है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो HCl बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन क्लोरीन। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन चूंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत फर्क है, दोनों डिफरेंस है, तो ये एक डायपोल हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था डायपोल मोमेंटम का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेजर करेगी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सही है? अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम समझेंगे बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को और इन दोनों के रिलेशनशिप को, कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है। सही? अच्छा, ये वाला टॉपिक किस तरह आपसे सवाल में पूछा जाएगा, इससे लॉजिकल रीजनिंग पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज के लिए तो वैसे ये इंपॉर्टेंट है। सही? नाउ अगर हम बात करें स्टूडेंट कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो हमारे पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी बेसिकली है क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की। सो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, सो इस बॉन्ड की दो बहुत जबरदस्त फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। सही? अब ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रही है, कुछ ना कुछ हमें जो है वो डिफाइन कर रही है। सो ये जो है ना बेसिकली डिस्क्राइब करती है स्ट्रेंथ को और स्टेबिलिटी को, यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी कितनी है, ये बताता है हमें कोवैलेंट बॉन्ड के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, पहला बॉन्ड एनर्जी, दूसरा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कौन हमें लेंथ बताएगा यानी कौन इसकी स्ट्रेंथ बताएगा और कौन स्टेबिलिटी बताएगा। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें, सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम का जो न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस है, फासला है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सो अगर आपसे कोई पूछे बॉन्ड लेंथ है क्या, सो बॉन्ड लेंथ एक डिस्टेंस है, फासला है, किसके दरमियान, न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। सही है, एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर। सही है, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। सो ये हमें कैसे पता चला, ये पता चला बॉन्ड लेंथ की मदद से। सही ना, अगर हम बात करें स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी की, सो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कोवैलेंट बॉन्ड की, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी कहते हैं हम उस एनर्जी को जो कि रिक्वायर होती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सही, सो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। हायर बॉन्ड एनर्जी इंडिकेट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है मतलब कि बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, एनर्जी कम लग रही है मतलब बॉन्ड कैसा है, वीक है। ठीक है, सो ये हमारे पास रिलेशन जो है ना वो बताता है किसका, हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये बताएगा बॉन्ड की स्टेबिलिटी का, जैसे ट्रिपल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर, जो स्टेबिलिटी बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, सिंगल होगा तो जल्दी टूट गया, डबल होगा तो थोड़ी देर से, तीसरा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है कि न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, ठीक है, तो वो लेंथ हमारे पास बॉन्ड लेंथ जब बॉन्ड बनेगी तो फिर अंदाजा लगेगा कि भाई पहला सिंगल है बॉन्ड, डबल है या ट्रिपल है। सो अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रही है व्हिच मींस डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, और साथ ही ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। सही, और एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड हो रही है मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, किसी भी बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, कि वो कितने हाई एनर्जी में टूटेगा या बॉन्ड वीक है। सही, और दूसरा उसकी स्टेबिलिटी। सही, ये हमें इन दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी से पता चलेगा। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, एज अ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जो हमारे पास
बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? सो एज अ बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मेकिंग द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर लेस रिएक्टिव। इस तरीके से ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे और जो रिएक्टिव है वो लेस हो जाएगा। सही, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेस रिएक्टिव, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्टिव कितना है? लेस है। बॉन्ड अगर वीक होता रिएक्टिव ज्यादा होता। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का। सो इसमें से आपने डेफिनेशन बनानी है, डिफरेंस भी बना सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बनाएंगे और साथ ही एमसीक्यूज के लिए तो हर टॉपिक को वन बाय वन लाइन जो है ना, हर लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सही, क्योंकि एमसीक्यूज आपको काफी हेल्प करेगा नंबर आपके इंक्रीज करने में, परसेंटेज बढ़ाने में। सही है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था, इन डिटेल टॉपिक था हमारे चैप्टर नंबर 3 का। तो हमने डिस्कस किए मेन हेडिंग्स जिससे ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा अदर हैंड रहा एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज आपने हर टॉपिक को एक बार रीड करना है, ठीक है? जो हमने इन डिटेल पढ़ा है उसको भी, जो बुक में रह गया उसे भी, और जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन में है उसे भी। एमडी कैट की बुक जो हमने प्रोवाइड की आपको, उससे भी आपने भरपूर तैयारी करनी है, ठीक है? कोई भी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, ना समझ आ रही हो, आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।